हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। हिमालय लोक चैनल में आपका स्वागत है। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं जब तक आगे बढ़ूं इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, इस बार आपके लिए हिमालय क्षेत्र के परंपरागत हथियार खुखरी के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। आप लोग इससे संबंधित लेख को वेबसाइट himalayalok.com पर भी पढ़ सकते हैं। आप लोग खुखरी को लेकर तो जानते ही हैं। इस खुखरी को लेकर अक्सर लोग यह मानते हैं कि यह नेपाल का परंपरागत हथियार है, लेकिन ऐसा है नहीं। खुखरी तो नेपाल की तरफ बहुत पहले से उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू के खसों का भी प्रमुख परंपरागत हथियार रहा है। नेपाली गोरखों के आक्रमण से समय खुखरी चर्चा में आई थी। चूंकि हिमालय राज्यों में सिर्फ नेपालियों से ही अंग्रेजों का युद्ध हुआ और 1814-15 के दौरान अंग्रेजों ने नेपालियों को खुखरी चलाते हुए देखा था, इसलिए अंग्रेजों ने मान लिया कि यह हथियार नेपालियों का ही है। अंग्रेजों ने जब गोरखा रेजिमेंट बनाई तो उन्होंने खुखरी को इस रेजिमेंट के जवानों के लिए भी मान्य कर दिया। इसलिए भी यह धारणा बनती चली कि यह शस्त्र नेपाली है, जबकि खुखरी भारतीय सेना की विभिन्न रेजिमेंटों और पैरामिलिट्री फोर्स की कई इकाइयों से भी जुड़ी है। खुखरी सिर्फ गोरखा रेजिमेंट ही नहीं, असम राइफल, कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल रेजिमेंट में भी प्रयोग होती है। इसके इतिहास को जानने के लिए हमें यूनान के परंपरागत हथियार कोपिस के बारे में जान लेना चाहिए, जिसका प्रयोग यूनानी योद्धा सिकंदर की सेना करती थी। खुखरी को लेकर यह भी जान लेना आवश्यक है कि यह नेपाल ही नहीं बल्कि भारत के हिमालयी राज्यों में सदियों से प्रचलन में है, और इसी से मिलते रूप में यूनान में भी कोपिस के नाम से प्राचीन काल से एक हथियार प्रयोग में होता रहा है। आप लोग यहाँ कोपिस और खुखरी को देखेंगे तो पाएंगे कि दोनों में बहुत ही समानता है। सिकंदर की सेना कोपिस का इस्तेमाल करती थी। यूनान के उत्तर में स्थित मैसिडोनिया के सिकंदर ने भारत पर भी हमला किया था। पुरु यानी पोरुस के साथ सिकंदर का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था, और तब सिकंदर के सेना के पास एक हथियार था और उसे कोपिस कहते थे। कोपिस यूनानी भाषा का शब्द है और इसका बहुवचन कोपिडस है। इसका अर्थ काटने के अर्थ से लिया जाता है। इसी तरह पौराणिक मिस्र की भाषा में भी एक शब्द खोपेश है। इसका अर्थ भी काटने की तलवार के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। प्राचीन ग्रीस में कोपिस का अर्थ एक घुमावदार ब्लेड के साथ एक भारी चाकू से लिया जाता रहा है। यह मुख्य रूप से मांस काटने के लिए प्रयोग में होता था। इसके साथ ही अनुष्ठान वध या पशु बलि के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता रहा। प्राचीन यूनानी युद्ध में इस धारदार वाले हथियार का इस्तेमाल करते थे, और यूनानी शब्द कोपिस के साथ ही एक शब्द और है मचेरा। इसका अर्थ भी चौपर या शॉर्ट, तलवार, डैगर आदि है। इसलिए यह मत यह है कि यूनानी योद्धा सिकंदर की सेना की कोपिस का ही या भारतीय उपमहाद्वीप का रूप खुखरी है। हालांकि हिमालय खसों की खुखरी को देखकर भी यह कहा जाता है कि यह अस्त्र तब से उनके पास है जब उन्होंने कैस्पियन सागर के किनारे से भारत की ओर प्रस्थान किया था। वहीं से यूनानियों के पास भी यह हथियार गया था, क्योंकि खस और कोपिस शब्द में बहुत समानता भी है। वैसे भी जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल से लेकर सिक्किम तक की सभी पहाड़ी लोगों का यह एक साझा हथियार है। अंग्रेजों को आज भी देहरादून से ही खुखरी भेजी जाती है। दोस्तों, खुखरी का पहाड़ी समाज में धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा रहा है। शादी ब्याह से लेकर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में इसे पूजा में शामिल किया जाता है। खसों का यह परंपरागत अस्त्र इसलिए कह रहा हूं कि जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर नेपाल में जहां भी खस है वहां यह खुखरी है। हालांकि भारत में अब बिना लाइसेंसी हथियार रखना गैर कानूनी बना देने से
लोग इसे रखने से परहेज करने लगे हैं। नेपाल की खुखरी को लेकर अब मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। नेपाल में खुखरी का निर्माण खस दलित कामी लोग करते हैं। सोने का काम करने वाले सोनार कामी और लोहे का काम करने वाले वहां लोहार कामी कहलाते हैं। कामी को नेपाल में विश्वकर्मा भी कहते हैं। इस जाति की उपजातियों में विश्वकर्मा, बीके, लोहार, सेंचुरी, रासेली, गजमेर, घाटनी, बरेली, तिरवा, सेटे सुरवाल, कलिकोट, घिमरे, शंकर शामिल हैं। कपकोट, लोहागुन, घाटराज, कोटेम, लमगड़े, दगल, खाती आदि 50 से अधिक उपनाम भी कामी समुदाय में उपयोग किए जाते हैं। नेपाल में कामी समुदाय के उपनाम वहां के ब्राह्मणों के समान ही हैं। वहां 98% हिंदू और 2% लगभग बौद्ध कामी हैं। आपको यह बता दूं कि नेपाल का एकीकरण करने वाले राजा पृथ्वीनारायण शाह को लेकर नेपाल में इस खुखरी को लेकर कई जनश्रुतियां हैं। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ ने राजा पृथ्वीनारायण शाह को दिव्य दर्शन के साथ ही उन्हें नेपाल के एकीकरण का आदेश दिया था। तब गुरु गोरखनाथ ने राजा को दही के साथ ही एक खुखरी भी भेंट की थी और कहा था कि यह इस खुखरी के साथ नेपाल का एकीकरण कीजिए। इस खुखरी के दम से गोरखे पूर्व में सिक्किम और पश्चिम में कांगड़ा तक पहुंच गए, परंतु कांगड़ा किले के पास पंजाब के ऊंची कद के तगड़े सिखों और उनकी लंबी तलवारों के सामने गोरखों की छोटी सी खुखरी नहीं चल पाई। सिख सरदार हरसिंह नलवा ने गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को वहां पे हरा दिया था। गोरखों ने 1814 से 16 के बीच एंग्लो गोरखा युद्ध के दौरान पहली बार खुखरी को अंग्रेजों ने वहां देखा था। तब जहां भी गोरखे लड़े खुखरी उनके साथ रही। एक भी ऐसी कोई लड़ाई नहीं थी जहां उन्होंने इसका इस्तेमाल न किया हो, इसलिए खुखरी को नेपालियों से जोड़ दिया गया। तब की गोरखा की सेना में खस क्षेत्री ठकुरी के साथ ही मगर और गुरुंग भी थे, लेकिन खुखरी निर्माण कार्य शुरू से ही खस लोहारू यानी कामी समुदाय करते रहे। आज यदि कोई मगर या गुरुंग आदि नेपाली दावा करते हैं कि खुखरी उनके मूल की है तो यह दावा गलत होता। मगरों और गुरुंग आदि का यह दावा इसलिए भी सही नहीं ठहरेगा क्योंकि यदि ऐसा है तो खुखरी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के नगा, मिजो आदि जनजातियों के पास भी होनी चाहिए थी। इसलिए यह तथ्य और सत्य है कि खुखरी उन्हीं क्षेत्रों में है जहां खस है। उत्तराखंड में भी हथियार शिल्पकार यानी दलित जाति के लोग बनाते रहे हैं। उत्तराखंड में दराती और थमाली भी होती है जिससे यहाँ के लोहारी बनाते हैं। दराती घास काटने के काम आती है जबकि थमाली से लकड़ी काटी जाती है। इनकी बनावट खुखरी जैसी ही होती है किंतु ये ज्यादा घुमावदार होती है। खुखरी एक पारंपरिक हथियार है। यह आगे से झुका हुआ एक चाकू जैसा होता है और यह दक्षिण एशिया के अधिकांश हिस्सों में मिलता है। भारत में इसका प्रयोग 7वीं शताब्दी से मिलता है। खुखरी को कुकरी, खुखरी, खुकुरी और कुकरी भी कहा जाता है। यह तथ्य और सत्य है कि खुखरी सिर्फ नेपाल की नहीं है, यह भारत के उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू तक और सिक्किम की भी है। जहां भी खस रहे वहां खुखरी है। तो दोस्तों, यह थी खुखरी की गाथा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में अवश्य लिखें और हिमालयी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। और अंत में एक और बात, इस वीडियो का जो टाइटल सॉन्ग है वो मेरा ही लिखा है। यह गीत पर्यावरण को समर्पित है और इस चैनल में है। आप इस गीत को भी अवश्य सुनिए और नई वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।